वेलकम एवरीवन। हम सीटेट 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसी चेन में आज हम इंग्लिश लैंग्वेज 1 सॉल्व करेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ से आते हैं, तो इस पैराग्राफ को आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन्स ऑफ समर बाय गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन और सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में इसको दिखाया गया है, यहाँ पे नहीं, सेकंड पैराग्राफ में इसे दिखाया गया है। स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम्स टू रोम नेक्ड इन द रेन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय थिक मॉस, मेडन हेयर फर्न, बुशेस एंड क्रीपर्स और टॉल ग्रास। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मेडन हेयर फर्न। ये देखिए पैराग्राफ नंबर 2 में इसे दिखाया गया है। I parted a curtain of tender maiden hair fern and discovered a tiny spring issuing from the rock nectar for the thirsty traveler. अगला सवाल है, to become part of a river, a tiny drop has to have a lot of strength, depend on external forces, suffer a lot, merge its identity. इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि ये अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली मर्ज कर देता है। और यहाँ इसका जिक्र पैराग्राफ नंबर 3 में किया गया है, दैट ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ रिवर। तो यहाँ इतनी दूर तक ये बताया गया है कि ये ड्रॉप जो है कम्प्लीटली अपनी आइडेंटिटी ओशन में मर्ज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग एज यूज्ड इन द पैरा 2 ऑफ द पैसेज। तो पाउंडिंग यहाँ दिया गया है पैरा 2 में। वाटर brings joy to earth, grass, leaf, bird, blossom, insect, bird, animal and the pounding heart of man। यानी कि heart of man पाउंडिंग का मतलब होता है धड़कना, क्योंकि मनुष्य का हृदय धड़कता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि पैल्पिटेटिंग का मतलब भी धड़कना होता है। बाकी शेकिंग का मतलब हिलाना होता है, बेन्यूम्बलिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, सिंकिंग का मतलब डुबाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ठीक है, पैल्पिटेटिंग। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिसेंट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है, डिसेंट का उल्टा असेंड ही होता है, सभी को पता है, ठीक है। डिसेंट मीन्स उतरना, असेंड मीन्स चढ़ना। बाकी होवर मीन्स होता है मंडराना, फ्लो मीन्स तो बहना होता है, जूम मीन्स किसी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। तो इसमें ये एडवर्ब होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। वो भी एडवर्ब जो है वो 5 प्रकार का होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे लाउड, क्वाइट, सीक्रेट, ये सारे वर्ड्स यहाँ यूज़ होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे बैक, आउटसाइड, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, सून, लेटर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट, कम्प्लीटली, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। और 5वां है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, नेवर, ये सारे शब्द यहाँ यूज़ होते हैं। बाकी प्रेपोजिशन जो है वो तो नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये यहाँ हो नहीं रहा है। प्रोनाउन, नाउन की स्थान पे यूज़ होने वाला जो भी शब्द होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ये भी यहाँ नहीं हो रहा है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है, वो भी यहाँ नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। तो इसमें बी जो है यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, क्योंकि सेंटेंस में इसी में एरर है। क्योंकि ही न्यू दैट ही विल, तो ये जो बता रहा है वो पास्ट में बता रहा है, और वो ही के लिए उसका फ्यूचर था, पर जो अभी बता रहा है उसके लिए ये पास्ट में ही है। वो वक्त जो उसके लिए फ्यूचर था वो पास्ट में ही बीत चुका है, तो यहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। Which of the following statements is not true? There is renewal everywhere. New grasses spring up. The sweltering heat comes to an end. The damp earth releases a sweet fragrance.
तो बाकी 1, 2 और 4 लाइन्स तो पैराग्राफ में दी हैं, तीसरी लाइन का पैराग्राफ में कोई भी जिक्र नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। पर मैं इसको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे न्यू ग्रास स्प्रिंग्स अप, देयर इज रेन्यूअल एवरीवेयर एंड द डैम्प अर्थ रिलीजेज अ फ्रेग्रेंस स्वीटर दैन एनी डिवाइस बाय मैन। तो तीसरा वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यही सही है। द अर्थ डज नॉट लुक प्लैंक बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून, क्रैक्ड, ब्राउन, डस्टी, टायर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्राउन, क्योंकि क्रैक्ड, डस्टी, टायर्ड इसमें दिया गया है पैराग्राफ में। यहाँ पर द लैंड लुक्स क्रैक्ड, डस्टी एंड टायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट। अब हम पोएम पढ़ेंगे। आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। तो ये पोएम पॉज करके पढ़ लो, आगे हम लोग सवाल देखते हैं। द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ's flowing breast to what? For what? Expresses its gratitude to it, draw sustenance from it, draw inspiration from it, express its love for it। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि देखिए पैराग्राफ में क्या दिया गया पोएम में। अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast। तो अपनी सस्टेनेंस के लिए, अपनी भूख को खत्म करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह पृथ्वी पर या धरती माँ पे खड़ा है, तो उसी की बात ये कर रहा है, क्योंकि उसी से पानी मिलता है, मिट्टी मिलता है, पोषक तत्व ज़रूरी मिलते हैं। तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए ट्री वहाँ पे पृथ्वी पर खड़ा है, ठीक है। तो इसकी बात इस पोएम में की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। द ट्री प्रेज टू गॉड बाई स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, लिफ्टिंग हर आर्म्स, प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स, प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रेवलर्स। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि यहाँ इस पोएम में दिया गया अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। तो यहाँ पे दिया गया है कि लिफ्ट करता है अपने आर्म को, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम? द ट्री वेलकम द स्नो ऑन इट्स बॉसम, ये सही है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज़ लेन, द ट्री सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, यही ऑप्शन गलत है, यानी यही ऑप्शन इसमें राइट होगा। द ट्री अलाउज बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट, ये सही है। अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, यहाँ पोएम में लिखा हुआ है। इट लीव्स क्लोजली विथ रेन, वो ये भी सही है, क्योंकि पोएम में लिखा हुआ है हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, बाकी तीनों चीज़ें पोएम में दी गई हैं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन्स 3 and 4। लाइन 3 and 4 कौन सी है? अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को, जैसे कि अर्थ को एक लिविंग थिंग के बाद की तरह बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का यही डिफिनेशन होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बताना, ठीक है, बिकॉज अर्थ हैज़ नो ब्रेस्ट, राइट। और बाकी रही सिमली की बात, तो सिमली क्या होता है, जब तो किसी अनलाइक चीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एज वाइज एज आउल, ठीक है। और मेटोनिमी क्या होता है? मेटोनिमी में जैसे किसी ऑब्जेक्ट का नाम जो है उसी से नियर बाय बदल देते हैं, क्योंकि हमेशा हम उसी को अक्सर यूज़ कर देते हैं, जैसे कि किंग के लिए क्राउन यूज़ कर देते हैं, तो ये फिगर ऑफ स्पीच मेटोनिमी कहलाती है। एलिट्रेशन के लिए क्या होता है कि कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें पहला जो लेटर है वो एक से साउंड कर रहा है, जैसे शी सेल्स सी शेल्स, तो स एस 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 चारों वर्ड्स में है ना, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला है आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। तो फूल्स लाइक मी के लिए अभी हमने बताया था कि ये सारे फिगर ऑफ स्पीच कैसे होते हैं, तो इसमें सिमली का यूज़ किया गया है,
क्योंकि लाइक एज इन शब्दों का इस्तेमाल सिमिली में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी बताया था कि दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जैसे मेरे जैसा, फूज लाइक मी, वाइज एज आउल, यही एग्जाम्पल दिया था ना, वाइज लाइक आउल, ठीक है, ब्रेव लाइक लॉयन, ये सारी चीज़ें सिमिली का है। तो यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल है, द वर्ड माउथ इन लाइन 3 रिफर्स टू द ब्लैंक ऑफ द ट्री। तो लाइन 3 पढ़ते हैं, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है क्राउन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है ब्रांचेस, ऑप्शन नंबर 3 दिया है ट्रंक एंड ऑप्शन नंबर 4 दिया है रूट्स। तो पृथ्वी पे रूट्स ही तो रहते हैं और वहीं से तो पूरा अपना पोषण तत्व, पानी, ये सारी चीज़ें पेड़ को पृथ्वी से रूट्स के थ्रू ही तो मिलती हैं। तो रूट्स ही माउथ का काम कर रहा है और इस पोएम में भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज के लिए इतना ही, अगला हम कल देखेंगे। थैंक यू।